वेलकम टू माय चैनल आइडियल कैड एक्सपर्ट। दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में कुछ ऐसे सवाल लेकर के आया हूं जो कि कभी आप इलेक्ट्रीशियन के लिए इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं या इंजीनियर के लिए इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, तो कुछ ऐसे सवाल क्लाइंट की तरफ से आपसे पूछे जाते हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। जब आपको क्लाइंट कोई सवाल पूछता है तो आपको पता होना चाहिए, जो कि सवाल मैं कुछ आपको बताने वाला हूँ, जो कि किस प्रकार से आपको सवाल पूछा जाता है। जैसे कि किस प्रकार मोटर कितने प्रकार के होते हैं, ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, और कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे इंटरव्यू में, आज के इस नए वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस नए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के घंटे को ऑन कर लीजिए, ताकि अगला आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, कहीं भी आप इलेक्ट्रीशियन के लिए या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए अप्लाई करते हैं तो क्लाइंट आपसे कुछ सवाल करते हैं। जैसे कि आपसे सवाल किया जा सकता है, आइसोलेटर और सर्किट ब्रेकर में क्या अंतर है, ये आइसोलेटर है, सर्किट ब्रेकर है। तो दोस्तों, आप लोगों के आंसर में बताऊंगा आइसोलेटर और सर्किट ब्रेकर में क्या अंतर होता है। व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है, यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर कितने प्रकार के होते हैं। इंटरव्यू में पूछा जा सकता है व्हाट इज़ अ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर क्या होता है, तो ट्रांसफार्मर के बारे में आप बता सकते हैं। ओम्स लॉ क्या होता है, क्लाइंट आपसे पूछ सकता है ओम्स लॉ क्या होता है, तो ओम्स लॉ का फार्मूला क्या होता है, और इसका अगर आपको वोल्टेज का फार्मूला निकालना है तो किस प्रकार से निकालेंगे, करंट का फार्मूला निकालना है तो किस प्रकार से निकालेंगे, रेजिस्टेंस का फार्मूला निकालना है तो किस प्रकार से निकालेंगे। आज के इस नई वीडियो में ये 5 सवाल का जवाब मैं आप लोगों को बताऊँगा, और अगर आपसे सवाल किया जाता है तो किस प्रकार से आपको जवाब देना है आपको आंसर में बताऊँगा। तो चलिए, सबसे पहला मैं आपको सवाल शुरू करता हूं, जो कि सबसे पहला सवाल मैंने रखा है आइसोलेटर और सर्किट ब्रेकर में क्या अंतर है। अगर आप कहीं भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो क्लाइंट आपसे सवाल करता है आइसोलेटर और सर्किट ब्रेकर में क्या अंतर है। तो जवाब हमारे पास है, आइसोलेटर और सर्किट ब्रेकर एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो किसी भी इलेक्ट्रिक डिवाइस को ऑफ या ऑन करने के लिए इस्तेमाल में किया जाता है। आइसोलेटर हमें किसी भी इलेक्ट्रिक फॉल्ट से सुरक्षा नहीं देती है, और सर्किट ब्रेकर में किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रिक फॉल्ट होने पर सर्किट ब्रेकर अपने आप ही ऑफ हो जाती है। इसका मतलब ये है दोस्तों, आइसोलेटर और सर्किट ब्रेकर किसी भी इलेक्ट्रिक डिवाइस को ऑफ या ऑन करने के लिए इस्तेमाल में किया जाता है, लेकिन आइसोलेटर हमें किसी भी इलेक्ट्रिक फॉल्ट से सुरक्षा नहीं करती है। आइसोलेटर हमें सिर्फ ऑन या ऑफ करने के लिए इस्तेमाल में किया जाता है। कुछ जैसे कि स्विच को इस्तेमाल करते हैं ऑन करने के लिए या ऑफ़ करने के लिए, उसी प्रकार से आइसोलेटर को भी हम ऑन या ऑफ़ करने के लिए किसी भी डिवाइस को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोस्तों, सर्किट ब्रेकर हमारा इलेक्ट्रिक फॉल्ट से सुरक्षा देती है। जैसे कि अगर हमारे डिवाइस में किसी प्रकार का फॉल्ट हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो सर्किट ब्रेकर अपने आप ही ऑफ हो जाती है। अब देखते हैं दोस्तों, मैं आप लोगों को दिखाता हूं डिफरेंस सर्किट ब्रेकर और आइसोलेटर में क्या अंतर होता है। यहाँ पे देखेंगे, ये जो है हमारा आइसोलेटर है और ये देख रहे हैं ये एमसीबी है। यहाँ पे देखेंगे तो आपको कोई भी यहाँ पे डिफरेंस दिखाई नहीं देगा। यहाँ पे आपको एक ही डिफरेंस दिखाई देगा जो कि मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पे देखेंगे हर एक एमसीबी में या आइसोलेटर में या आरसीबीओ में या आरसीसीबी में, एमसीसीबी में, यहाँ पे हमारे सामने एक सिंबल दिखाई देता है। हर एक एमसीबी में या आरसीबी में सिंबल दिखाई देता है। यहीं से हमें पता चलता है कि ये आइसोलेटर है या ये एमसीबी है। तो इस प्रकार का जो डिस्प्ले पे ब्लिंकिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इस प्रकार का अगर किसी भी आइसोलेटर पे आपको दिखाई दे यहाँ पे, तो इससे आप पता कर सकते हैं कि ये आइसोलेटर है। और इस प्रकार से अगर आपको ब्लिंकिंग करता हुआ दिखाई दे तो आप पता कर सकते हैं कि यहाँ पे जो एमसीबी में, अगर आपको रियल लाइफ में एमसीबी दिया जाए हाथ में, तो आपको बताया जाए कि आप पहचान करो कि ये आइसोलेटर है या एमसीबी है। तो यहाँ पे जो सिंबल दिया हुआ है और ब्लिंकिंग करता हुआ जो दिखाई दे रहा है, इस प्रकार से आपको यहाँ पे सिंबल दिखाई दे तो आपको पता कर लेना है कि ये आपका एमसीबी है। और अगर आपको इस प्रकार से ब्लिंकिंग करता हुआ जो दिखाई दे रहा है, इस प्रकार से यहाँ पे सिंबल में दिखाई देता है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो है आइसोलेटर है। अब चलते हैं दोस्तों दूसरे सवाल की तरफ। उसके बाद दोस्तों, आपसे क्लाइंट सवाल कर सकता है ओम्स लॉ क्या है, तो उसका आंसर आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर है दोस्तों, ओम्स लॉ एक नियम है जो जॉर्ज साइमन ओम ने यह नियम बनाया था। यह ओम लॉ वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस, इन तीनों के बीच में क्या संबंध है इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर हमें बताता है। यानी कि दोस्तों, इसका मतलब यह है कि ओम्स लॉ एक नियम है जो जॉर्ज साइमन ओम ने, यह एक साइंटिस्ट है, इस नियम को जॉर्ज साइमन ओम ने यह नियम बनाया था। इस नियम के अंदर में वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस, इन तीनों के बीच में क्या संबंध है इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर हमें पता चलता है।
अब इसके अंदर मैं आप लोगों को कुछ फार्मूला दिखाता हूँ, जो कि अगर आप इस फार्मूले पे वोल्टेज निकालना चाहते हैं, करंट निकालना चाहते हैं या रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो किस प्रकार से निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को जूम करके दिखा देता हूँ। अगर आपसे इंटरव्यूअर पूछता है कि ठीक है आपने आंसर दे दिया है, तो अगर मुझे वोल्टेज निकालना है तो उसका फार्मूला क्या होगा, तो यहाँ पे मैंने फार्मूला यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अगर आपको भी यानी कि वोल्टेज निकालना है तो यहाँ पे I इंटू आर करेंगे तो आपका वोल्टेज निकल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे अगर आपको वोल्टेज निकालना है तो I इंटू आर करके आप निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों अगर आपको I निकालना है तो यहाँ पे V अपॉन आर करके निकाल सकते हैं। जैसे कि मुझे अगर I निकालना है तो I इक्वल टू V अपॉन कर सकते हैं और R कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं फार्मूला में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है V निकालना है तो वोल्टेज निकालना है तो यहाँ पे रख सकते हैं, ये फार्मूला लगा सकते हैं। अगर आपको करंट निकालना है तो ये फार्मूला लगा सकते हैं। अगर आपको आर यानी कि रेजिस्टेंस निकालना है तो V अपॉन आई कर सकते हैं यानी कि करंट, यहाँ पे ये फार्मूला लगा सकते हैं। इस प्रकार से ओम्स लॉ की फार्मूला काम करता है दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है, तो आंसर में आप बता सकते हैं एन इलेक्ट्रिक मोटर इज़ एन इलेक्ट्रिक मशीन दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। यानी कि दोस्तों अगर आपसे क्लाइंट सवाल करता है कि इलेक्ट्रिकल मोटर क्या है तो आप बता सकते हैं, हिंदी में भी बता सकते हैं, इलेक्ट्रिकल मोटर एक मशीन है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अगर इसको समझना है एक्सप्लेन करके तो यहाँ पे देखेंगे एक AC मोटर दिया हुआ है, तो किस प्रकार से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा जूम करके एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। ये एक प्रकार का मोटर है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे R/B देता हूँ, यहाँ पे R/B लेकर के यहाँ पे अगर हम कनेक्शन देते हैं तो यहाँ पे जैसे ही कनेक्शन देते हैं और मोटर को चालू करते हैं तो ये जो हमारा रोटर है घूमना शुरू हो जाता है। इसी घूमने को और यहाँ पे जो घूम रहा है मोटर उसी को रोटेट करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल पावर दे रहे हैं और यहाँ पे ये घूमना शुरू हो गया है, इसी को हम मैकेनिकल करते हैं। मैकेनिकल का मतलब होता है रोटेट करना। इस प्रकार से रोटेट होगा ये मोटर और उसके बाद ये मोटर रोटेट आउटपुट में हमारा रोटेट देगा। तो इसी प्रकार से दोस्तों आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है इलेक्ट्रिकल मोटर। इसी प्रकार से आप जवाब दे सकते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। जब आप आंसर बता देते हैं व्हाट इज़ अ मोटर, उसके बाद क्लाइंट आपसे पूछ सकता है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल मोटर। तो दोस्तों आपको आंसर में जवाब देना होगा देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल मोटर। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को बता दूँ, बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूअर होते हैं जो कि इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं या इलेक्ट्रिकल का इंटरव्यू देने जानते हैं, तो क्लाइंट पूछता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल मोटर। तो बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूअर होते हैं जो 2 टाइप के ही बताते हैं, इलेक्ट्रिकल में बताते हैं AC मोटर और DC मोटर। नहीं दोस्तों, यहाँ पे गलत आपका हो जाएगा और वहाँ पे आप रिजेक्ट हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों आज के बाद आपको ध्यान रखना है, मोटर जो होते हैं 3 टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे आपको आंसर में बताना है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोटर। सबसे फर्स्ट में AC मोटर, सेकंड में आता है DC मोटर और थर्ड नंबर में जो होता है यूनिवर्सल मोटर होता है। तो इस प्रकार से आपको इंटरव्यू में जवाब देना है। AC का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिंग करंट और DC का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट। यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है AC का फुल फॉर्म क्या होता है, DC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यहाँ पे आपको बता देना है। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ AC मोटर, DC मोटर और यूनिवर्सल मोटर किस प्रकार से काम करता है। यहाँ पे देखेंगे ये जो है AC मोटर है जो कि अल्टरनेटिंग करंट पावर देंगे तो यहाँ पे चलेगा, और ये जो है DC मोटर है जो कि डायरेक्ट करंट का पावर देंगे तो ये यहाँ पे रन करना शुरू हो जाता है। और दोस्तों यूनिवर्सल मोटर का मतलब ये होता है दोस्तों AC पावर और DC पावर दोनों पे ये काम करता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज़ अ ट्रांसफार्मर, तो आपको जवाब क्या देना है। और ट्रांसफार्मर इज़ अ स्टैटिक डिवाइस, इट कैन स्टेप अप एंड स्टेप डाउन वोल्टेज एंड करंट विदाउट चेंजिंग फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब दोस्तों हिंदी में भी बता सकते हैं ट्रांसफार्मर क्या है। तो अगर आप हिंदी में बताना चाहते हैं तो ट्रांसफार्मर एक स्थिर डिवाइस है जो करंट को स्टेप अप एंड स्टेप डाउन करता है बिना फ्रीक्वेंसी को चेंज किए हुए। इसका मतलब दोस्तों ये है कि आपको यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं ये ट्रांसफार्मर है और ट्रांसफार्मर के अंदर जो वाइंडिंग होती है 2 प्रकार का वाइंडिंग होता है जो कि स्टेप अप स्टेप डाउन का वाइंडिंग होता है। तो यहाँ पे देखेंगे ये वाइंडिंग दिया हुआ है जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करके थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे
हर एक ट्रांसफार्मर में दो प्रकार का वाइंडिंग होता है, जो कि एक प्राइमरी होता है और एक सेकेंडरी होता है। तो अगर स्टेप अप का समझना चाहते हैं तो आप किस प्रकार से समझेंगे यहाँ पे देखेंगे। तो दोस्तों किसी भी कॉइल के अंदर अगर प्राइमरी में 2 कॉइल या 3 कॉइल या 4 कॉइल हो और उसके बाद यहाँ पे उसका 2 गुना हो, तो उससे मतलब इसका मतलब आप समझ सकते हैं ये जो कॉइल है स्टेप अप का कॉइल है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे देखेंगे प्राइमरी में कम कॉइल दिखाई दे रहा है और वहीं सेकेंडरी में देखेंगे तो यहाँ पे ज़्यादा कॉइल दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं ये स्टेप अप का कॉइल है, यानी कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। और उसके बाद देखेंगे यहाँ पे प्राइमरी में ज़्यादा कॉइल दिखाई दे रहा है और सेकेंडरी में कम कॉइल दिखाई दे रहा है। तो इससे आप समझ सकते हैं दोस्तों ये स्टेप डाउन का काम कर रहा है। इस प्रकार से हमारा जो है ट्रांसफार्मर काम करता है। और जो हमारा होता है फ्रीक्वेंसी जो 50 हर्ट्ज पे काम करता है, हमारा जो फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे कोई भी चेंजिंग इस ट्रांसफार्मर के अंदर नहीं होता है। हमारा जो काम होता है ट्रांसफार्मर के अंदर सिर्फ स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है करंट और वोल्टेज को। इस प्रकार से दोस्तों आप किसी भी इंटरव्यू में आप अपने सवाल का जवाब दे सकते हैं, कोई भी क्लाइंट आपसे सवाल करता है तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कहीं भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। अगर आप दोस्तों इसे PDF में डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने टेलीग्राम पे इसे अपलोड कर दिया है, जा करके इसका PDF भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसका पूरा PDF मैंने डाउनलोड करके वहाँ पे अपलोड कर दिया है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं।